नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भिवानी में 14 दिन से किसानों का धरना जारी। फसल बीमा क्लेम में करोड़ों रुपए का घोटाला, बोले राशि मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। पूर्व मंत्री के बेटे को हरियाणा युवा कांग्रेस की कमान, सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया को मिली हरियाणा युवा कांग्रेस की कमान। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, EDLI में अब खाली PF अकाउंट पर भी मिलेंगे 50,000 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हिसार मेट्रोपॉलिटन में शामिल होंगे ये इलाके, बड़े स्तर पर होंगे विकास कार्य। हरियाणा बीजेपी ने हारने वाली 42 सीटों पर प्रभारी लगाए, विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी। इनमें डिप्टी स्पीकर और 11 मंत्री शामिल, अनिल विज का नाम नहीं। हरियाणा CET अब ग्रुप D भर्ती के लिए एग्जाम होगा। चेयरमैन बोले कमीशन ने प्रोसेस शुरू किया, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखें। NCR के इस शहर में सख्त आदेश जारी, डिपो से फ्री राशन के लिए करना ही होगा ये काम। सोनीपत पॉलिटेक्निकल में एडमिशन 5 अगस्त तक जारी। वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर जीमेल पर भेजें, 6 को आएगी मेरिट लिस्ट। रोहतक निगम ने MDO का काटा 20,000 रुपए का चालान, कूड़ा निस्तारण न करने पर कार्रवाई, खुले में पशु छोड़ने पर भी लगेगा जुर्माना। देवेंद्र बूडिया पर रेप केस में जयपुर में छापेमारी, फ्लैट का नक्शा बनाकर ले गई हरियाणा सरकार, CCTV रिकॉर्डिंग समेत कई सबूत जुटाए। हरियाणा के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित। स्टेट एग्जाम को लेकर बोर्ड ने आदेश जारी किए, 2 दिन में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर GOPC हुआ लॉन्च, सिर्फ 1 क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। मंथली प्लान 599 रुपए से शुरू, जानिए पूरी डिटेल। फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे UPI पेमेंट, जल्द मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 7 जिलों में बारिश हुई। इनमें पानीपत, अंबाला, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल और नूह शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन ने बताया कि प्रदेश में कुछ दिनों तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 30 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। उसके अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक में हल्की बारिश होगी। तो वहीं 31 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। इसके अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। तो साथ ही सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में बूंदाबांदी रहेगी। सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा, NCR और दिल्ली में 31 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर मूसलाधार बरसात के भी आसार बने हुए हैं। हरियाणा में ग्रुप D की पोस्टों की भर्ती के लिए अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CET करवाया जाएगा। कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि सभी कैंडिडेट अपने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, ताकि रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि ग्रुप C की पोस्टों के लिए कमीशन 26 और 27 जुलाई को CET एग्जाम ले चुका है। दोनों दिन 13.5 लाख से ज्यादा युवा एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। कुल कितने युवाओं ने परीक्षा दी, इसे लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा पेश नहीं किया है, लेकिन 90% से अधिक उपस्थिति रहने का अनुमान लगाया गया है। एग्जाम के बाद चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो अपलोड कर कहा कि CET 2025 ग्रुप D के सभी भाविक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि CET ग्रुप D की प्रक्रिया कमीशन की तरफ से शुरू कर दी गई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट तैयार रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन के वक्त किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी उम्मीदवार ये ध्यान दें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भरें, ताकि गलती होने की कोई संभावना न हो। किसी अन्य से फॉर्म न भरवाएं। देश भर में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली और सिरोही में घरों तक पानी घुस गया है। भीलवाड़ा की बिजोलिया इलाके में सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को SDRF की टीम रेस्क्यू कर रही है। जयपुर में सोमवार रात को हुई बारिश के बाद सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा हो गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश जारी है। सड़कों पर 3 फीट तक जल भराव हो गया है। वहीं घरों में रखे सामान पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के कारण
कारण दिल्ली एनसीआर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। इससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। हरियाणा के पानीपत, अंबाला, फरीदाबाद और पंचकुला में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई, तो वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर दिल्ली बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी तरह अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई। राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, टोंक सहित कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। चंबल, काली सिंध और बनास नदी पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे को युवा कांग्रेस की कमान मिल गई है। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान की ओर से एक लेटर जारी किया गया। लेटर में लिखा है कि निशित कटारिया को तत्काल प्रभाव से हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारतीय युवा कांग्रेस को विश्वास है कि निशित मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में संगठन और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा समय और ऊर्जा समर्पित करेंगे। 15 जून 2025 को हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर परिणाम आया था। इसके बाद युवा कांग्रेस विवादों में गिर गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युवा कांग्रेस की तरफ से जारी सूची में मृतका हिमानी नरवाल को प्रदेश सचिव के पद पर विजेता घोषित कर दिया गया था। हिमानी नरवाल को रिजल्ट के हिसाब से सचिव चुना गया था। नरवाल का करीब 4 महीने पहले मर्डर हो चुका था, जबकि 1 मार्च की सुबह सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में 22 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता विजयनगर निवासी हिमानी नरवाल का शव मिला था। हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सम्मिलित हुई थी। युवा कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया गया था कि चुनाव प्रत्याशित होने के नाते हिमांशी का परिणाम घोषित किया गया है। अब हिमांशी का नाम सूची से बाहर कर दिया गया है। हरियाणा में 30 यानी आज और कल 31 जुलाई को होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट को लेकर 30 जुलाई को एग्जाम सेंटर वाले स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वह इसे सुनिश्चित करें। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस को लेकर सरकारी छुट्टी है। एस्टेट एग्जाम के लिए प्रदेश भर में 673 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम 30 जुलाई को शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाया जाएगा। वहीं लेवल 2 यानी टीजीटी का एग्जाम 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 यानी पीआरटी का एग्जाम होगा। सचिव ने बताया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असामाजिक गतिविधियों से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। भिवानी जिले में 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम घोटाले के विरोध में लोहारू उपमंडल कार्यालय परिसर में पिछले 14 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। श्योराण खाप के प्रधान करमबीर फरटिया ने धरने को संबोधित करते हुए बताया कि साल 2023 में जब जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री थे, तब कपास फसल का बीमा क्लेम लगभग 450 करोड़ रुपए निर्धारित हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि दलाल के चहेते अधिकारियों ने बीमा कंपनी से मिलकर 2024 में सैटेलाइट फोटो आधारित मूल्यांकन के नाम पर नियम विरुद्ध 350 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की बीमा क्लेम राशि का ब्याज सहित भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी अधिकारियों को जेल भेजे जाने पर ही किसान घर वापसी करेंगे। सरकार को सावधान किया कि लोहारू के किसानों की मांग को हल्के में न लें। किसानों का आंदोलन अपनी मांगों को लेकर दृढ़ रहते हुए जारी रहेगा। रोहतक नगर निगम की तरफ से कूड़ा निस्तारण न करने पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू का 20,000 रुपए का चालान किया गया है। निगम की तरफ से गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं खुले में पशुओं को छोड़ने पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी द्वारा केंद्रीय स्कूल के साथ वाली सड़क के साथ कूड़ा डाला जा रहा था। इसके बारे में नगर निगम ने एमडीयू को नोटिस जारी किया था। एमडीयू एक BWG एक बल्क वेस्ट जनरेटर है और उनके द्वारा अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं किया जाना होता है या फिर किसी अन्य एजेंसी से कूड़े का निस्तारण करवाना होता है। निगम कमिश्नर डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि एमडीयू को नोटिस जारी कर कूड़े का निस्तारण बारे में जानकारी मांगी गई थी। निगम ने पाया कि एमडीयू द्वारा कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा, जिस उपरांत नगर निगम द्वारा एमडीयू को 20,000 रुपए का चालान जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर कूड़ा डालने वालों की पहचान कर उनके चालान किए गए हैं। हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आ रही है। यहाँ खाद्य आपूर्ति विभाग ने फ्री राशन सेवा का लाभ उठाने के लिए परिवार के सभी सदस्य के लिए ई-केवाईसी हर हाल में अनिवार्य कर दी है। इस संबंध में मुख्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। मुख्यालय से जारी अधिसूचना की प्रति में सभी निरीक्षकों को डिपो धारकों को इस आदेश के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है, ताकि ई-केवाईसी के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद
कोई भी सदस्य डिपो से राशन ले सकेगा। अभी तक परिवार के मुखिया की ही बायोमेट्रिक हाजिरी लगती थी। परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करने से पता चल जाएगा कि वर्तमान में परिवार में कितने सदस्य हैं। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि यह परिवार कहीं और राज्य में राशन तो नहीं ले रहा है। सरकार को पता चला है कि लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा कर बीपीएल कार्ड बनवा लिए हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों में भी बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ है, वह वहां से भी राशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान के लिए अब सरकार ने कार्ड धारक के परिवार को ई-केवाईसी करवानी जरूरी कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को ई-केवाईसी मोबाइल ऐप मेरा ई-केवाईसी पर फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा प्रमाणीकरण करके रजिस्टर किया जा सकता है। साथ ही ओटीपी के माध्यम से भी प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। लाभार्थी परिवार के सभी सदस्य चेहरे के जरिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही राशन की सुविधा ले पाएंगे। हरियाणा के इकलौते महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन कट सकता है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक बिजली का बिल नहीं चुकाया है। इस पर करीब 94,43,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसी वजह से हिसार के बड़े डिफाल्टरों की लिस्ट में एयरपोर्ट का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। एयरपोर्ट पर बिजली निगम ने अपना अलग से बिजली घर बनाया हुआ है ताकि निर्बाध रूप से यह बिजली मिलती रहे, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने समय पर बिल भरने की बजाय लाखों की पेंडेंसी कर दी है। हर माह यहाँ तकरीबन 13 लाख रुपए औसतन बिजली का बिल आता है। इस बारे में हिसार बिजली निगम के एसडीओ मुकेश रोहिला का कहना है कि बिजली नहीं भरने वाले डिफाल्टरों का कनेक्शन काटा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटी से इसका कारण पूछा गया तो कहना था कि बिजली बिल भरने का काम सिविल एविएशन हरियाणा और सरकार का है, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। हिसार में बिजली निगम के एसडीओ मुकेश रोहिला का कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी हिसार को कई बार रिमाइंडर भेजकर बिजली बिल भरने के लिए कह चुके हैं। कभी कहा जाता है कि चंडीगढ़ से बिल भरा जाएगा तो कभी कहते हैं कि ऊपर से अप्रूवल आएगी। एसडीओ ने बताया कि एयरपोर्ट का तकरीबन 2000 किलोवाट का बिजली लोड है। इसके लिए स्पेशल 33 किलोवाट का बिजली घर बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के अधीन हिसार में पब्लिक हेल्थ भी बिजली निगम का डिफाल्टर है। पब्लिक हेल्थ का तकरीबन 64 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है। वह हिसार में दूसरा सबसे बड़ा देनदार है। पब्लिक हेल्थ के अलग अलग जल घर है जहाँ मोटरें दिन रात चलती रहती हैं। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी अग्रोहा को हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA में शामिल किया जाएगा। इसके साथ आसपास के गांवों को भी इस अथॉरिटी में जोड़ा जाएगा। जिन इलाकों को शामिल किया जाना है उनका मैप HMDA द्वारा तैयार कर लिया गया है। इस नक्शे के अनुसार शहरों के साथ दर्जनों गाँव को भी जोड़ा जाएगा। HMDA ने यह नक्शा DTP से बनवाया है और इसे सरकार को भेज दिया गया है। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हाल ही में HMDA ने सरकार से 10 करोड़ रुपए का बजट मांगा है, क्योंकि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आगे के कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यदि सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो HMDA के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए जाएंगे, जैसे कि बिजली, पानी, सड़कों और पेयजल प्रबंधन से संबंधित जिम्मेदारी HMDA संभालेगा। जिन गाँव को इस दायरे में लाया जाएगा वहाँ विकास कार्यों को गति दी जाएगी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया पर लगे रेप के मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने जयपुर में छापेमारी की है। इस दौरान आरोपी बूडिया भी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित बूडिया के फ्लैट और ऑफिस में दबिश देकर दस्तावेज, CCTV रिकॉर्डिंग समेत कई अहम सबूत जुटाए हैं। बूडिया के PA कल्पेश ने पुष्टि की है कि पुलिस टीम सोमवार को आई थी और फ्लैट व ऑफिस का नक्शा समेत कई चीजें अपने साथ लेकर गई है। पीड़िता ने देवेंद्र बूडिया पर जयपुर और चंडीगढ़ में रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने जयपुर में घटनास्थल पर पहुंचकर फ्लैट और अन्य विवरण भी जुटाए हैं, जहां युवती ने ठहरने की बात कही थी। इस दौरान पुलिस ने बूडिया से मौके पर ही पूछताछ भी की और फिर रात में ही उसे लेकर हिसार लौट गई। स्टेट क्राइम ब्रांच के अधिकारी पवन कुमार के अनुसार अब यह मामला भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया गया है और जो आगे की जाँच करेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में जिस आलिशान होटल में युवती के साथ रेप किया गया, उस होटल मालिक ने जाँच में सहयोग से मना कर दिया है, जबकि युवती ने रेप की पहली जगह चंडीगढ़ के ही होटल को बताया था। वहीं रिमांड के दौरान भी पुलिस को सिर्फ जयपुर जाने की ही इजाजत कोर्ट से मिली है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली की तरफ से स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए। साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा धारक तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द व टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आवेदक स्नातक पास तथा कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होने चाहिए व अंग्रेजी स्टेनो में 120 शब्द तथा अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द या हिंदी स्टेनो में 100 शब्द व हिंदी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदकों को फीस का भुगतान 100 रुपए के बैंक ड्राफ्ट या फिर भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है।
ईपीएफओ के तहत संचालित होने वाली कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी ईडीएलआई से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। यदि किसी कर्मचारी का नौकरी के दौरान आकस्मिक निधन हो जाता है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को एक मुश्त बीमा राशि का लाभ मिलता है, जो कि 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक होता है। खास बात यह है कि इस बीमा के लिए कर्मचारी को खुद से कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ईपीएफओ ने ईडीएलआई के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले नियम था कि कर्मचारी के निधन पर परिवार को बीमा लाभ पाने के लिए उसके पीएफ अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपए जमा होना चाहिए था, लेकिन अब इस शर्त को हटा लिया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में 50,000 रुपए से कम जमा राशि है या फिर अकाउंट शून्य भी है तो भी उसके आश्रितों को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा लाभ अवश्य मिलेगा। इस बदलाव से खासतौर पर कम वेतन वाले और नए कर्मचारियों के परिवारों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। नए नियमों में निधन के बाद दावा पेश करने की समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। यदि किसी कर्मचारी का निधन उसके आखिरी सैलरी मिलने के 6 महीने के भीतर हो जाता है तो भी उसके परिवार को ईडीएलआई का बीमा लाभ मिलेगा। पहले यह समय सीमा काफी कम थी, जिससे कि कई परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव सेवा नियमों में किया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी ने 1 साल की लगातार सेवा पूरी करनी है और उसकी 2 नौकरियों के बीच 60 दिन का अंतर है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सेवा को लगातार माना जाएगा। अमेरिका के ऑफिशियल्स ट्रेड डील को लेकर 25 अगस्त को एक दल भारत पहुंचेगा। यहां दोनों देशों के बीच होने वाले बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए को लेकर छठे राउंड पर चर्चा होगी। यह खबर ऐसे समय पर आई है जब दोनों देश 1 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतरिम ट्रेड डील को फाइनल करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के सस्पेंशन पीरियड की आखिरी तारीख भी 1 अगस्त ही है। दोनों देश सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी तलाशी जा रही है। ट्रेड डील को लेकर वार्ता का पिछला राउंड वाशिंगटन में हुआ था, जहां पर भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच ने चर्चा की थी। भारत ने कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर शुल्क में छूट देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी मांग अमेरिका लगातार कर रहा है। वहीं भारतीय किसान संगठनों ने भी सरकार से आग्रह किया है कि ट्रेड एग्रीमेंट में कृषि से जुड़े मुद्दों को शामिल न किया जाए। भारत की प्राथमिकता 26% एडिशनल टैरिफ को हटाने और स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैरिफ में राहत देने की है। ये मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 81,338 के स्तर पर क्लोज हुआ। डे लो से तकरीबन 850 अंक संभला। निफ्टी में भी 140 अंक की तेजी दिखाई दी और 24,821 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट रही। रिलायंस और एल&टी 2.3% गिरे। कुल मिलाकर 9 शेयर्स 1% तक चढ़कर बंद हुए। एक्सिस बैंक और टीसीएस के शेयर नीचे बंद हुए। वहीं निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती गिरावट के बाद एनएससी के सभी इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 150 रुपए गिरकर 98,296 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 323 रुपए बढ़कर 1,13,307 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।